नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्राइडे फ्लिक्स चैनल पर, जहां पर हम डेली एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ को। आज की मूवी होने वाली है शिंडलर्स लिस्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं बढ़ता हूँ सीधा मूवी की स्क्रिप्ट की तरफ। तो मूवी शुरू होती है ज्यू लोगों को दिखाते हुए। ये ज्यू लोगों की ज़िंदगी का वो वक्त था जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इस वक्त में नाजी सेना ने ज्यूज लोगों के साथ बहुत अत्याचार किए थे। हमें एक फैक्ट्री में एक ज्यूश वर्कर को काम करते हुए दिखाया जाता है जो पिन्स बना रहा होता है। तभी वहां पर एक जर्मन यानी कि नाजी सेना का ऑफिसर आता है और उसे कहता है पिन्स बनाओ। वो जब पिन्स बनाता है तो ऑफिसर टाइम नोट करता है। इसके बाद वो उसकी सारी पिन्स को काउंट करता है और कहता है तुम सुबह 6 बजे से पिन बना रहे हो, तुम्हारी पिन्स कम क्यों है। इसके बाद वो उसे बाहर ले जाता है और अपनी गन निकालकर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन जाम हो जाती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन तब भी उसकी गन नहीं चलती। जिसके बाद उसका जूनियर ऑफिसर उससे गन लेकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी गोली नहीं चलती। वो बूढ़ा आदमी अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद वो जर्मन ऑफिसर को बताता है कि आज सुबह मुझे कुछ काम था जिस वजह से मुझे कोयला लेने के लिए भेजा गया था, इसलिए उसने कम पिन्स बनाई है। लेकिन जर्मन ऑफिसर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता और लगातार उस पर गोली चलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसकी गन काम नहीं करती, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और वो उसके सर पर अपनी गन से हमला करके वहां से चला जाता है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो वक्त था जब इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। साल था 1939, जगह थी पोलैंड, जहां पर जर्मनी ने सिर्फ 2 हफ्तों में पोलैंड को हराकर पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लिया। और अब यहाँ पर जितने भी ज्यूज लोग रहते हैं उन्हें पोलैंड से निकालने के लिए कहा गया। जिसके बाद हजारों की तादाद में पोलैंड के ज्यूज लोग पोलैंड के रेलवे स्टेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ऑस्कर शिंडलर, जो कि एक जर्मन है। वो नाजी पार्टी का मेंबर है और साथ ही वो एक बिजनेसमैन भी है। ऑस्कर एक पार्टी में जाता है जहाँ पर नाजी सेना के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। ये सब आज बहुत खुश हैं क्योंकि बस 2 हफ्तों में इन्होंने पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लिया है और अब इसकी ही हुकूमत यहाँ चलेगी। ऑस्कर यहाँ सबके लिए ड्रिंक्स मंगवाता है और जल्द ही यहाँ सब लोग ऑस्कर को जान जाते हैं। ऑस्कर जंग के इन हालातों में अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड करना चाहता था, इसलिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है जो कि ज्यूज लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। नाजी सेना जो भी ऑर्डर्स देती है वो यहीं से लागू किए जाते हैं। साथ ही ज्यूज लोगों के पास जो भी शिकायतें होती हैं वो अपनी शिकायतें लेकर इसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं। अब शिंडलर यहाँ आता है और यहाँ के अकाउंटेंट से मिलता है और कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक फैक्ट्री लगानी होगी जिसके लिए मुझे फंडिंग की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि कोई ज्यू बिजनेसमैन मुझे पैसा दे जिससे मैं फैक्ट्री खरीदूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट बहुत ऊपर तक हैं, मैं नाजी के बड़े बड़े ऑफिसर्स को जानता हूँ। दरअसल ये वो वक्त होता है जब नाजी सेना ने यह ऑर्डर लागू कर दिया होता है कि जो भी ज्यू अब बिजनेस नहीं कर सकता, पर वो किसी भी जर्मन यानी कि नाजी के ऊपर अपना पैसा लगा सकता है। अब वो अकाउंटेंट से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम मेरी फैक्ट्री को लीड कर सकते हो। अकाउंटेंट उसकी बात मान जाता है, पर वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज्यू तुम पर पैसा लगाएगा। कुछ और वक्त बीत जाता है और साल आता है 1941 और अब पोलैंड में जितने भी ज्यूज थे उन सबको कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया है, यानी कि लगभग सभी ज्यू लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया है। वहीं ऑस्कर कुछ व्यापारियों से मिलता है और कहता है कि मुझे बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए, इसके बदले तुम्हें कंपनी में शेयर मिलेंगे। साथ ही इन हालातों में जो भी तुम्हें ज़रूरत का सामान चाहिए वो सारा सामान मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें बस ताज के बड़े बड़े ऑफिसर से बचकर रहना होगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। और अब ये सब पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिंडलर को पैसा मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी फैक्ट्री शुरू करता है। अकाउंटेंट उसके सभी कामों को संभालता है। साथ ही शिंडलर ने बड़े बड़े ऑफिसर्स की मदद से बहुत सारे आर्मी के कॉन्टैक्ट्स को हासिल कर लिया है, यानी कि फैक्ट्री खोलते ही उसके पास बहुत सारा काम आ जाता है। ऑस्कर तय करता है कि वो अपनी फैक्ट्री में सिर्फ ज्यू लोगों को काम देगा क्योंकि वो कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हैं। साथ ही वो उन्हें अपनी कंपनी का एक परमानेंट एम्प्लॉय बनाएगा, जिसके बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भी नहीं भेजा जाएगा। और अब यहाँ पर बहुत सारे ज्यू लोग आ जाते हैं और वो सब फैक्ट्री में काम करेंगे। लेकिन शिंडलर को पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेटल का काम नहीं आता। शिंडलर कहता है कि तुम सब यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम सबको काम सीखना होगा ताकि हमारी पूरी प्रोडक्शन पर कोई असर ना पड़े।
और अब सब के सब कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। शिंडलर अपने काम में बहुत बिजी होता है, इसलिए वो अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाता। साथ ही यहाँ पर जो अकाउंटेंट होता है वो इस फैक्ट्री, इस कंपनी की आड़ में बहुत सारे जूस लोगों की मदद कर रहा होता है। इसमें वो एक ऐसे बूढ़े आदमी को भी काम पर रख लेता है जिसका एक हाथ खराब होता है। और अब जब ये बात शिंडलर को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने अकाउंटेंट से कहता है कि तुम ऐसे किसी आदमी को काम पर कैसे रख सकते हो। अब अगली सुबह जब सारे वर्कर्स शिंडलर की बर्तन बनाने की फैक्ट्री में काम पर आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में जर्मन सैनिक इन सबको रोक लेते हैं और रास्ते की बर्फ हटाने के लिए कहते हैं। सभी वर्कर्स को काम करना पड़ता है और जब वो बूढ़ा आदमी जिसके एक हाथ खराब होता है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता, तो वो जर्मन सोल्जर उसे साइड में ले जाके मार देते हैं। दरअसल जर्मन्स यहाँ पर उन सभी लोगों को मार देते हैं जो काम में कमजोर होते हैं या फिर काम नहीं कर पाते। साथ ही यहाँ से बहुत सारे जूस लोगों को दूसरी जगह ले जाते हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप में इन सबको मार दिया जाता है। इन सब में शिंडलर का अकाउंटेंट भी फंस जाता है क्योंकि वो अपनी वर्क आईडी नहीं लाया था। लेकिन इससे पहले कि उसे यहाँ से ले जाया जाता, शिंडलर यहाँ पर आ जाता है। वो अकाउंटेंट की वर्क आईडी दिखाकर उसे ट्रेन से निकाल लेता है। इस तरह से उसकी जान बच जाती है। और अब यहाँ पर अमोन गोएथ आते हैं जो कि जर्मन के नाजी सेना के कमांडर हैं। इनका काम होता है ज्यूज लोगों को यहाँ से कंसंट्रेशन कैंप में भेजकर मार देना। दरअसल ये पूरा शहर अब दो हिस्सों में बट चुका है। एक हिस्से में वो लोग रहते हैं जो काम करते हैं, जो जवान हैं, और दूसरे हिस्से में वो लोग रहते हैं जो बूढ़े हैं, जो कमज़ोर हैं या काम नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर जिन लोगों के पास आईडी होती है यानी कि वर्क परमिट होता है, उन लोगों को तो जिंदा छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी लोगों को मार दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे जूस लोगों को मार दिया जाता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। शिंडलर दूर एक चट्टान से घोड़े पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। उसी भीड़ में, उसी नरसंहार में वो एक छोटी बच्ची को भी देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए छुप रही होती है। शिंडलर ये नज़ारा नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो उसी छोटी बच्ची की डेड बॉडी को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए छुप रही थी। अब यहाँ पर जितने भी ज्यूज लोग बच्चे थे जिनके पास वर्क परमिट था, उन्हें यहाँ से एक दूसरी जगह काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जिस जगह का नाम प्लासवो है। यहाँ पर कमांडर अमोन गोएथ ने अपने बेस को भी तैयार करवा दिया था जहाँ वो अपनी बालकनी से हर एक वर्कर पर नजर रखते हैं और कोई भी वर्कर अगर एक सेकंड के लिए भी रुकता है तो दूर से ही निशाना लगाकर वो उसे मार देते हैं। यहाँ पर इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है। साथ ही ऑस्कर शिंडलर के जितने भी वर्कर्स थे उन सबको पकड़कर यहीं पर काम करवाया जा रहा था। इसलिए ऑस्कर यहाँ पर आकर कमांडर अमोन गोएथ से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सभी वर्कर्स को छोड़ दें, उनकी वजह से मेरा काम रुका हुआ है। इसके बदले वो कमांडर गोएथ को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और इस तरह से वो अपने सारे वर्कर्स को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाता है, जो एक बार फिर से उनके लिए काम कर रहे हैं। एक दिन शिंडलर का बर्थडे होता है जहाँ पर दो जूइश लड़कियाँ आती हैं और उन्हें बर्थडे विश करती हैं। यहाँ पर जर्मनी के यानी कि नाजी सेना के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं। शिंडलर उन्हें थैंक्स कहते हैं और बड़ी लड़की को प्यार से किस करते हैं। ये देखकर वहाँ पर जितने भी नाजी ऑफिसर होते हैं सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त जूइश लोगों से हर कोई नफरत करता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए शिंडलर की इस हरकत से सब के सब नाराज हो जाते हैं। अगले दिन बहुत सारे जूइश लोगों को यहाँ से ट्रेन में भर के दूसरी जगह भेजा जा रहा होता है। ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जो शिंडलर देख नहीं पाता। इस वजह से वो ट्रेन के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं जो बाद में कमांडर गोएथ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद शिंडलर को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि एक दिन पहले अपने बर्थडे के दिन उसने एक जूइश लड़की को किस किया था। लेकिन शिंडलर की बहुत ऊपर तक पहचान होती है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स उसकी इज्जत करते हैं, इसलिए उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब जर्मनी जंग हार रही है, इसलिए यहाँ पर जितने भी जूइश लोग होते हैं उन्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर आता है और ये सारा काम कमांडर अमोन गोएथ को करना है। दरअसल अब जल्दी सोवियत की सेना यहाँ पर पहुँचने वाली है। साथ ही यहाँ पर जितने भी जूइश लोग मारे गए होते हैं उन सभी बॉडीज़ को जलाने का ऑर्डर भी होता है। अगले दिन कमांडर अमोन गोएथ लगभग 10,000 जूइश लोगों की बॉडी जला देते हैं, जिससे पोलैंड का पूरा आसमान काला हो जाता है। ये देखकर शिंडलर पूरी तरह से टूट जाता है। दरअसल पहले वो एक बिजनेसमैन था, पर इन हालातों को देखकर अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जूस लोगों की मदद करता है, भले ही उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वो अपने अकाउंटेंट से कहता है कि एक ना एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, अच्छे दिन दोबारा आएंगे और उस दिन हम दोनों एक साथ एक ड्रिंक पियेंगे। अकाउंटेंट कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो दिन आए या ना आए,
पर वो ड्रिंक मैं आज ही आपके साथ पीना चाहूंगा। जिसके बाद ये दोनों एक एक ड्रिंक पीते हैं। अगले दिन ऑस्कर अमोन गोएथ के पास जाता है और कहता है कि आप यहाँ से सभी वर्कर्स को लेकर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सभी वर्कर्स को छोड़ दें, इसके बदले में कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। कमांडर कहता है कि तुम इतने सारे वर्कर्स को लेकर कहाँ जाओगे, जल्दी यहाँ पर सोवियत की सेना आने वाली है। ऑस्कर कहता है कि मैं अपने होम टाउन चला जाऊंगा, वहाँ पर मैं एक नई फैक्ट्री की शुरुआत करने वाला हूँ, मुझे इन सभी वर्कर्स की ज़रूरत है। कमांडर अमोन गोएथ उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम सभी वर्कर्स को यहाँ से ले जाओगे तो उसमें बहुत खर्चा आएगा, शायद तुम उसे अफोर्ड ना कर सको। पर शिंडलर ने यह सब कुछ तय कर लिया था, इसलिए रात को अपने अकाउंटेंट की मदद से वो एक लिस्ट बनाता है उन वर्कर्स की जिन्हें वो अपने साथ ले जाना चाहता है, और 1100 लोगों की लिस्ट बनती है जो होती है शिंडलर्स लिस्ट। अब इस लिस्ट को लेकर वो कमांडर के पास जाता है, जिसे वो अपने वर्कर्स को छोड़ने के बदले में बहुत सारे पैसे देता है। कमांडर उसकी बात मान जाता है। इसके बाद शिंडलर दूसरे बिजनेसमैन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, पर कोई भी उसके पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहता, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और ना ही कोई पैसे डुबाना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से वर्कर्स को दूसरी जगह ले जाने में बहुत खर्चा है। साथ ही बड़े बड़े ऑफिसर्स को बहुत पैसे देने होंगे, जिन पैसों से कोई भी रिकवरी नहीं है। और अब अकाउंटेंट को पता चल जाता है कि ऑस्कर ने अपने वर्कर्स को छुड़ाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी लगभग पूरी कमाई दे दी है। ये जानकर अकाउंटेंट हैरान हो जाता है, क्योंकि खुद भी वो एक ज्यू है और इस वक्त में कोई भी जर्मन ज्यू लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहता, जबकि शिंडलर ने जूस लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगले दिन 2 ट्रेन मंगवाई जाती हैं, जिसमें शिंडलर के सभी 1100 वर्कर्स को यहाँ से भेजा जाएगा। एक में मेल्स को रखा जाता है, दूसरी ट्रेन में फीमेल्स को। मेन वाली ट्रेन पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर सभी वर्कर्स देखते हैं कि यहाँ पर शिंडलर ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई है, जहाँ पर उन सबके रहने का इंतजाम भी है। दूसरी ट्रेन जिसमें फीमेल्स थी अब तक यहाँ नहीं पहुंची। दरअसल उसमें कुछ पेपर वर्क का प्रॉब्लम था, जिस वजह से उस ट्रेन को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया है। अब कंसंट्रेशन कैंप में सभी फीमेल्स को नीचे उतारा जाता है, उनके बाल काटे जाते हैं, उनसे कपड़े उतारने को कहा जाता है। इसके बाद उन सबको एक बहुत बड़े हॉल के अंदर भेज दिया जाता है। सबको पता है कि ये गैस चेंबर है जिसमें ज्यूज लोगों को मारा जाता है। सबके सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर अगले पर ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है, जिससे उन सबको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इन सबको नहाने के लिए भेजा गया है। और अब अगले दिन यहाँ पर शिंडलर भी आ जाता है। वो यहाँ के ऑफिसर्स को अपने पेपर वर्क दिखाता है और कहता है कि ये सब मेरे वर्कर्स हैं, गलती से ट्रेन यहाँ पर आ गई है, लेकिन यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो इन वर्कर्स को नहीं छोड़ना चाहते। शिंडलर्स किसी भी कीमत पर इन्हें यहाँ से ले जाना चाहता है, इसलिए उसके पास जो आखिरी कुछ डायमंड्स बचे होते हैं वो रिश्वत के तौर पे यहाँ के ऑफिसर्स को दे देता है, जिससे वो मान जाते हैं। और अब शिंडलर अपनी सभी फीमेल वर्कर्स को यहाँ से लेकर अपने होम टाउन पहुँच जाता है। होम टाउन में भी नाजीज यानी जर्मन सोल्जर्स होते हैं। शिंडलर उन सबसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत के बिना कोई भी जर्मन सोल्जर मेरी फैक्ट्री के अंदर आए। मेरी पास ऊपर से ऑर्डर्स हैं और अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट करूंगा, जिससे उसको सज़ा हो सकती है, और साथ ही मेरी फैक्ट्री में जो भी नुकसान होगा उसका कंपनसेशन भी उसी को देना होगा। और अब ऑस्कर अपनी फैक्ट्री में आ जाता है, जहां वो सब अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दरअसल इससे पहले उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि उनकी वाइफ कौन है। साथ ही वो यहाँ सभी जूस को उनके रिवाजों के हिसाब से प्रेयर करने की परमिशन दे देते हैं, जो जर्मन्स ने पूरी तरह से मना कर दिया था। और इस तरह से 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उनकी फैक्ट्री लगातार लॉस में चल रही होती है, जिस वजह से शिंडलर को पैसे का और भी नुकसान हो जाता है। उसके जितने पैसे थे, जितनी जमा पूंजी थी जिससे वो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकता था, वो उसने जूस को बचाने के लिए खर्च कर दी। अब उसके पास पैसे नहीं बचे, जिस वजह से उसका अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका है और उसका अकाउंटेंट भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शिंडलर ने अपने पाई जूस को बचाने में लगा दी। और वो शिंडलर से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें पैसे हो, जिस बारे में मुझे नहीं पता। शिंडलर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ यही कहता है कि मुझे पता है कि जल्द ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। कुछ ही दिनों के बाद रेडियो पर न्यूज़ आती है कि सोवियत ने इस जंग को जीत लिया, जर्मन हार चुके हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और अब शिंडलर अपने सभी वर्कर्स को बुलाते हैं, यहाँ पर जर्मन भी होते हैं। वो सबके सामने ऐलान करते हैं कि जर्मनी जंग हार चुका है और उसने सरेंडर कर दिया है। जो जर्मन गार्ड्स यानी कि जो नाजी सोल्जर हैं, उन्हें आदेश है कि वो सभी जूस को मार दें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम सब अपने घर चले जाओ और एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करो। यहाँ पर ज्यूज लोगों को कह देते हैं कि आज से तुम सब आज़ाद हो, तुम अपनी अपनी राहों पर जा सकते हो। दरअसल अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 1100 लोगों का ध्यान रख सके, उनका खर्चा उठा सके। जर्मन गार्ड यहाँ से चले जाते हैं, वो किसी भी जू पर हथियार नहीं उठाते। और अब शिंडलर यहाँ पर सभी जूस के साथ 3 मिनट का मौन रखते हैं, जिसके बाद सभी जूस लोग यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। इनमें एक वर्कर होता है जिसका एक सोने का दांत था, और उसने उस सोने के दांत को पिघलाकर ऑस्कर शिंडलर के लिए एक रिंग बनाई होती है, और वो रिंग अकाउंटेंट ऑस्कर शिंडलर को दे देता है और कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ऑस्कर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कहता है कि काश मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं और भी ज़्यादा लोगों की जान बचा सकता। अकाउंटेंट कहता है कि यहाँ 1100 लोग हैं जो सब के सब आपकी वजह से ज़िंदा है। दरअसल यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब के सब शिंडलर के बहुत आभारी हैं, क्योंकि अगर शिंडलर नहीं होता तो इन सब का कब का ट्रेड कैंप में भेजकर मार दिया जाता। अब शिंडलर को अपनी वाइफ के साथ यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि सोवियत आर्मी के नज़र में वो एक अपराधी है, क्योंकि वो भी नाजी पार्टी के एक मेंबर थे। शिंडलर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। वही ये 1100 लोग को नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। जब ये बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक सोवियत ऑफिसर आता है और कहता है कि तुम ईस्ट की तरफ मत जाना, वहाँ अब भी लोग तुम्हें से नफरत करते हैं। इसलिए सबके सब कंट्री साइड की तरफ निकल पड़ते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कमांडर अमोन गोएत को सोवियत सोल्जर्स ने पकड़ लिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे निहत्थे बेगुनाह सिविलियंस को मारा है। ये एक वॉर क्राइम है, इसलिए उन्हें भी मार दिया जाता है। कहानी के एंड में हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑस्कर की ग्रेव है। दरअसल उनकी मौत 1974 में 66 ईयर्स की एज में हुई थी, और उसके बाद जेरूसलम में उनके नाम का एक पेड़ लगाया गया, जो आज भी वहाँ है। जूस लोग आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इस फिल्म में जिसने ऑस्कर शिंडलर का रोल प्ले किया है उनका नाम है लियाम नीसन। वो उन लोगों के साथ जिनकी जान ऑस्कर शिंडलर ने बचाई थी शिंडलर की ग्रेव पर जाते हैं। यहाँ पर सब लोग शिंडलर की ग्रेव पर स्टोन्स रखते हैं, जो एक ट्रेडिशनल जेस्चर है जिससे उनकी बॉडी, सोल और ग्रेव की रिस्पेक्ट दी जाती है। फिल्म के एक्टर लियाम नीसन भी शिंडलर की ग्रेव पर 2 रोजेस रखते हैं, क्योंकि इस रोल को प्ले करने के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि ऑस्कर शिंडलर ने जो जूश लोगों के लिए किया वो एक अद्भुत काम था, जो कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। तो ये थी पूरी कहानी ऑस्कर शिंडलर की। उम्मीद है कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर एक बार आपको याद दिला दो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।